इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन यौम एहतजाज मनाएगी। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में आज डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 25 अफराद लुक़मा अजल बने, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के समेत दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। इस वाक़े के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने इतवार के रोज़ मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाने का फैसला किया है। सवाल यह पैदा होता है कि बलूचिस्तान के अंदर हाल ही में होने वाले दहशतगर्द हमलों की तरह क्या ये हमला भी सी पैक के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा था, या फिर इसके मुहर्रिकात कुछ और थे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे, आज सिविल मिलिट्री तनाव तो ख़त्म हो गया, लेकिन नवाज हुकूमत की मुश्किलात अभी आसान नहीं हुई। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का आज का सिलसिला जारी है, जलसों का सिलसिला जारी है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरगोदा में हुकूमत मुखालिफ जलसा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब अंदरूनी चैलेंजेस के साथ बैरूनी चैलेंजेस का भी हुकूमत को सामना है, जबकि देखा जाए हाँ वो भारत हो, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हो या ईरान के साथ ताल्लुकात, हुकूमत को सख्त चैलेंजेस का सामना है बैरूनी महाज पर भी। इन तमाम सूरत हाल से हुकूमत कैसे निकलेगी, बिलखसूस दहशतगर्दी का जो एक जिन है उसे कैसे काबू किया जाएगा, दहशतगर्दी के मामलों को कैसे काबू किया जाएगा, उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सरबरा नेशनल पार्टी और वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग मीर हासिल बजिंजो साहब। हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और लेफ्टिनेंट जनरल टाइट गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर हासिल बजिंजो साहब, आपका ताल्लुक चूँकि बलूचिस्तान से है और मस्तोंग में पहले भी दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हुए, लेकिन गुज़िश्ता साल अगस्त में सिविल अस्पताल धमाके और उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले के बाद ये तीसरा बड़ा एक दहशतगर्दी का वाक़या था बलूचिस्तान के अंदर। क्या बलूचिस्तान और मस्तोंग अब भी गैर महफूज हैं? यह है कि पहले तो मैं इस वाक़े की मज़म्मत भी करता हूँ और लवाकिन के लिए दुआ भी, कि देखिए बुनियादी बात यह है कि अब ये टेररिज़म जो है मजहबी इंतहा पसंदी अब मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करता जा रहा है। हम शुरू से यही कहते रहे हैं कि जब तक हम इस टेररिज़म के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, इस जहन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, इस माइंड सेट के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेंगे, इन मदरसों को रिफॉर्म नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा रुकावट मैं समझता हूँ हमारे मजहबी जमायतें हैं जो इन मदरसों के चलाने में। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो इसको दूसरी तरह ले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि ये इस माइंड सेट है, इसको एक हुकूमत नहीं लड़ सकती, इसको एक जमात नहीं लड़ सकती, इसको एक ग्रोह नहीं लड़ सकती, इसको मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी को लड़ना पड़ेगा। अगर जब तक हम सोसाइटी को इसके ख़िलाफ़ तैयार नहीं करेंगे, इस माइंड सेट को हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये रोज़ बर रोज़ बढ़ता जा रहा है, इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, इनके हैचरीज बन रहे हैं, मदरसों में लोग पैदा हो रहे हैं, और इस वक्त एक डिवीज़न आ गई है फ़िरकावारियत की कि अब कोई फ़िरका दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में एक ग्रुप, एक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती जब तक हम तमाम सियासी जमायतें, चाहे वो मजहबी हों, कॉमपरस्त हों, लिबरल हों, डेमोक्रेट हों, उन सबको मिलके, हुकूमत को मिलके हमें इनके खिलाफ, इस ज़हन के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन बजिंजो साहब, आज जो मस्तोंग में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, वो खुद एक सियासी जमात जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेक्रेटरी जनरल है, एक मजहबी जमात के सेक्रेटरी जनरल है, और जो वाक़या है एक मदरसे के बाहर पेश आया है, वो खुद इसका निशाना बने जिनकी आप बात कर रहे हैं। इसी क्वेटा में मौलाना फजल रहमान पे इत्तेफाक से कि उस दिन चीफ मिनिस्टर ने अपनी गाड़ी भेज दी डॉक्टर बालिक ने, वरना मौलाना साहब पे जो धमाका हुआ था तो मौलाना साहब बस बच गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जंग है जो हम सबको लड़नी पड़ेगी। और स्पेशली सर मैं आपको बोलता हूँ कि मस्तोंग में हमने बार बार इसको पॉइंट आउट किया है कि इस इलाके में अभी तक अगर बलूचिस्तान की आप दहशतगर्दी को ले लें, जितनी दहशतगर्दी हुई है वो सबसे ज़्यादा इसी पैच में हुई है जहाँ अहले तशी के जितनी बसों में धमाके हुए हैं यहीं पे हुए हैं, जितने लोग यहाँ पे ब्लास्ट हुए यहीं पे हुए हैं, और क्वेटा शहर में जितने ब्लास्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसी डिस्ट्रिक्ट के एक हिस्से से इनका ताल्लुक है।
और बार बार हम इसको पॉइंट आउट भी करते रहे हैं, हम कहते भी रहे हैं, कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बुनियाद तक नहीं पहुँचेंगे ये मसला हल नहीं होगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद तो जारी है, गालिबन वो इसी माइंडसेट के खिलाफ चल रहा है, एक्सट्रीमिज्म के खात्मे के लिए चल रहा है। मैं समझता हूँ कि शायद इस पे हमें और काम करने की ज़रूरत है। हमें मीडिया को इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इन मदरसों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्कूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये देखिए, मेरी एक बात सुन लें, हम जो ये वो कार्रवाई करते हैं तो फौरी तौर पर सबका रिएक्शन है कि ये गलत है, मगर बुनियादी तौर पे कॉमन आदमियों में इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत मौजूद नहीं है मेरी आपकी तरह। इनके लिए आज भी इस सोसाइटी में संपत्ति मौजूद है, आज भी तालिबान के हवाले से आपके माशरे में संपत्ति मौजूद है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। खालिद साहिबा, जरदारी साहब गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी थ्रेट के बायस दीर में जलसे से खिताब नहीं कर सके और आज मस्तोग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर हमला हो गया। क्या ऐसे सियासतदानों और पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की नई लहर समझा जाए, या फिर ये एक दहशतगर्दी का एक आम वाक़या ऐसे समझा जाए? क्या आप समझती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या भी आम वाक़या नहीं होता, और मैं बजिंजर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि हमें अबव पार्टी लाइंस उठना पड़ेगा, अबव अपने जो भी हमारी सोच है, मजहबी सोच है, अगर हम किसी ख़ास फ़िरके को बिलोंग करते हैं उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा, और हमें इन सब चीज़ों से बालातर होके इस कौम का, इस मुल्क के आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना पड़ेगा। देखिए, जिस कौम को APS जैसा दिल दहलाने वाला वाक़या भी जो है वो कुछ अरसे के लिए ज़रूर हमने उसको बड़ा सीरियस लिया, बड़े हम रोए धोए, बड़ी हमने मज़म्मतें की, लेकिन उसके बाद फिर हमने उसका तदारक क्या किया? आज तक हमें कोई ऐसा ठोस जो है इक़दामात मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आते। नेशनल एक्शन प्लान तो तश्कील दिया गया था रुबीना साहिबा। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान तश्कील की हद तक की तो अगर आप बात करें, लेकिन जो उसका काउंटर नैरेटिव बनना था वो कहाँ है? और मैं अब ये समझती हूँ कि अब हमारे सबके सर से पानी गुजर चुका है। वो मदरसों को सिर्फ ब्लेम करने से अब हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए, मर्दान में जो वाक़या पेश आया, जो मशाल खान के साथ वाक़या पेश आया, वो किसी मदरसे का वाक़या नहीं है, वो हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आपका मुस्तकबिल, जिसको हम ताबनाक मुस्तकबिल समझते हैं, आपका पढ़ा लिखा नौजवान अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है तो क्या गलती हुई है हमसे? और मैं समझती हूँ कि उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, कसूर हम सब का है कि हमने वो जहर, वो नफ़रत जो है वो दिलों में और उनके जहनों में जो है वो पलने दी है, और हमने उसका कोई तदारक नहीं किया आज तक। तो मैं समझती हूँ कि हमें यही काउंटर आर्गूमेंट मदारस की जानिब से पेश किया जाता है। जब आप मदरसा रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मदारस की जानिब से यही काउंटर आर्गूमेंट पेश किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज में भी तो दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात तो पैदा बढ़ रही है। यही बात कह रही हूँ ना। देखिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने से हम बिजली के तो सोच रहे हैं कि हमारे घर में जब 2 घंटे बिजली नहीं होती तो हम बिलबिला उठते हैं, बाहर निकल आते हैं, फरियाद करते हैं, सड़कें बंद करते हैं। लेकिन ये जो हमारे जहनों का अंधेरा है, ये जो दिमागों का अंधेरा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में हो या मदरसे में हो। ये एक अंधेरा है जो दिन ब दिन जो है ये बढ़ता जा रहा है। हम बिजली, बेशक डैम भी बना लेंगे, बिजली भी बना लेंगे, लेकिन ये जो जहनों के अंधेरे हैं ये हम नहीं दूर कर सकेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में कैपेसिटी है या लैक ऑफ विल है, आप इसको जो भी कह लें, मैं ये समझती हूँ कि ये एक खौफ की फ़िज़ा भी है। इस खौफ की फ़िज़ा से हमें बाहर निकलना है, इसको हमने फेस करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फेस करती आई है, हमारी लीडरशिप फेस करती आई है। हमारी लीडरशिप की जो कुर्बानियाँ हैं इसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, और अभी भी जो है हमारी लीडरशिप अंडर थ्रेट है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके तवज्जुह से कि सिर्फ हमारे जलसों में ही थ्रेट क्यों है? जब जरदारी साहब का जलसा हो या बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा हो तभी थ्रेट्स होती हैं। तो ये एक माइंडसेट है, एक जिसको अब हमें चाहिए कि हम सब भूल जाएं कि हम किस पार्टी से हैं, भूल जाएं कि हम किस फिरके से हैं। इस मुल्क को अगर हमने बचाना है तो हमें अपनी पार्टियों से, अपने जो हमारे ख्यालात हैं वो इसके लिए कम से कम अगर हम APC बुला सकते हैं, CPEC पे APC हो सकती है, अबव द पार्टी लाइन सोचना होगा। बिल्कुल सही है।
ठीक है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात जो हुए उनको सी पैक और गवादर से रिलेट किया जाता रहा। आज ही वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 वज़राए आला के हमरा रवाना हुए हैं चाइना के एक अहम दौरे पर, जहां वो रोड इन बेल्ट फोरम में शिरकत करेंगे। तो क्या ये जो आज का हमला है, मस्तोंग का हमला है, इसे भी सी पैक मुखालिफ क़ुव्वतों का कोई पैगाम समझा जाए या कोई और इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखिए, बेसिक दहशतगर्दी जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें अभी बजंजो साहब ने बहुत सही कहा कि बहुत सारे नासे इकट्ठे हो गए हैं, वो कभी एक शेप इख्तियार करते हैं, कभी दूसरी शेप इख्तियार करते हैं। और अभी सेनेटर साहिबा जो फरमा रही थी, मैं उससे भी पूरी तरह एग्री करता हूँ कि हमें सबको इससे निकलना, बाहर निकल। देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान टारगेट है इस वक्त, और पाकिस्तान टारगेट होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सी पैक एक वजह है इसकी। पाकिस्तान रुकावट है बहुत सारी ताकतों का इस खित्ते में, उनकी ताकतों को फल फूलने से रोक रहा है पाकिस्तान अपने वजूद की वजह से, इसलिए टारगेट है। इसलिए पाकिस्तान का अंदरूनी खलफशार देखिए आप, और इस खलफशार का फ़ायदा उठाते हुए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे अंदर से दुश्मन लोग हैं, जिनको चाहे हम मजहबी दहशतगर्द कह लें या जिनको हम तालीम याफ्ता दहशतगर्द कह लें, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं सारे। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है और ये एक इंडस्ट्री बन गई हुई है यहाँ पे। पिछले दिनों एक आर्टिकल भी शाया हुआ था कि आप अगर पैसे आपके पास हैं तो आपको बंदा को बाहर से हथियार भी ला के दे देगा, आपको आपके लिए दहशतगर्दी मुहैया कर देगा, कोई खुद कुछ जैकेट भी मुहैया कर देगा, और एक मतलब एक सिस्टम में पूरी एक इंडस्ट्री चल रही है, एक अपना एक इसकी इकोनॉमिक चेंज चल रही है। आपको लग रहा है कि नेशनल इलेक्शन प्लान जो है ये जस्ट एक दिखावा था हुकूमत की जानिब से, वो खुद जान छुड़ाना चाहती थी? जी जी, मैं ये समझता हूँ कि खुद चूंकि उसके ऊपर सीरियस नहीं थी तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी मौत मर जाने दिया गया। अब तकरीरों से ज़्यादा या बयानात से ज़्यादा नहीं है। ऑपरेशन रद्द फसाद बड़े ज़ोर शोर से शुरू किया, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन में आर्मी चल रही है, वज़ीरिस्तान से लेके नॉर्थ वज़ीरिस्तान से लेके बाकी। इसमें अगर एक आपका जो इदारा है वो ये काम कर रहा है, उसको सपोर्ट भी आप नहीं कर रहे, बल्कि वो रास्ते में रुकावटें भी डाल रहे हैं, चाहे वो सिंध का मसला हो, चाहे पंजाब का मसला हो, चाहे कहीं और जगह मसला हो, तो फिर देखिए वो इदारा भी अपना फोकस खो देगा। हमें 2-3 चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। मेरी ये सारे सियासी लीडरशिप हमारी बैठी हुई है, दोनों को मैं नज़र करना चाहता हूँ। अवाम का भी एक पॉइंट है जहाँ पे जाके अवाम उसके बाद शायद ये इससे चीज़ को बर्दाश्त न कर सके, और जिन लोगों को हमने मोटिवेट करके इन दहशतगर्दों के साथ लड़ाई के लिए भेजा हुआ है, उनकी भी एक लिमिट है, वो इंसान है, उनकी भी एक लिमिट है। किसी स्टेज पर आकर उनका फोकस, उनकी मोटिवेशन, उनकी डेडिकेशन भी मुतासर हो सकती है। ठीक है जनरल साहब, हमें एक ब्रेक लेनी, जहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। रुबिंदर साहब, आपको मौका दूंगा बात करने का, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे स्टार्ट करेंगे, आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं मीर हासिल बजिंजो साहब की तरफ जाऊं, आप कुछ कहना चाह रही थी रुबीना साहिबा ब्रेक से पहले? गालिबन जी, मैं ये कह रही थी कि देखिए, जनरल साहब की जो मैंने बातें सुनी, सिर्फ ऑपरेशन तो हम ज़रूर करें क्योंकि वो भी एक ज़रूरत है, लेकिन ऑपरेशन के साथ जो है वो हमारा रियासत का बयानिया कहाँ है? रियासत के पास इस वक्त कोई भी बयानिया नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है, वो इसको सप्लीमेंट करती है। तो ये हम सबको मिलके एक नैरेटिव डेवलप करना पड़ेगा कि हमने इसका जवाब कैसे देना है। रुबीना साहब, ये नेशनल इलेक्शन प्लान में ये सारी चीजें बड़ी मुफस्सल इसका एक जामे प्लान दिया गया था। मैं आपसे देखें, यही तो रोना है कि प्लान ही दिए जाते हैं, बातें ही की जाती हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है, उसको शक्ल देने का टाइम आता है, वो किताबों की हद तक, वो रिकमेंडेशंस की हद तक चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल जो होता है वो फिर हमसे नहीं हो पाता। 2 माह पहले आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा था कि उलमा ने काउंटर नैरेटिव देना, उलमा ने मुतबादिल बयानियाँ देना है, यानी कि वो जिस तरह से अदालतें फौजियों को कर दी गई हैं आउटसोर्स, तो इस तरह से बयानियाँ भी उन्होंने उलमा को आउटसोर्स कर दिया था कि आप दें मुतबादिल बयानियाँ। तो फिर वही कहते हैं ना कि उसके बेटे से दवा मांगते हैं, वो क्या एक शेर है, उस वक्त मुझे सही याद नहीं आ रहा। देखिए, रियासत का काम किया है, फिर आप सब कुछ आउटसोर्स कर दें। हमारा जो है, हमने अपना गंद उठाना भी तो आउटसोर्स कर दिया है ना दूसरे मुल्कों से। अब कह रहे हैं कंपनीज आके जो है गार्बेज डिस्पोजल भी वो करेंगी,
तो फिर सारा कुछ जब बाहर के लोगों ने करना है तो फिर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी हम आउटसोर्स कर देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बजिंजो साहब, सिक्योरिटी की बात की जाए, जिस तरह आपने मुख्तलिफ डायमेंशंस की बात की पहले हिस्से में प्रोग्राम के कि बहुत सारी दहशतगर्दी की जहतें हैं और आज का वाक़या भी उनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर स्पेशली बात की जाए वहाँ पे बहुत सारी डायनेमिक्स हैं। एक तो सी पैक का मामला भी है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की जो तरीके हैं वो मामला भी चल रहा है बलूचिस्तान में साथ साथ। लेकिन बलूचिस्तान में स्पेशली सी पैक की बात की जाए, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है, ये बलूचिस्तान के लिए भी एक गेम चेंजर होगा। लेकिन सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी तो ये मंसूबा बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूट हो पाएगा। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, इसको मेरे हिसाब से हमें कुछ और ठोस काम करने पड़ेंगे। वो खाली हमारा रद्दल फसाद से भी वो मामला हल नहीं होगा, वो खाली नेशनल एक्शन प्लान से भी मामला हल नहीं होगा। हमें बुनियादी तौर पे तमाम चीज़ों को रिविज़िट करना था। मसलन क्या होना चाहिए बजिंजो साहब? मैं बताता हूँ। मसलन मेरी राय है कि हमें और अफ़गानिस्तान को हर हाल में, उनको भी और हमें भी अपने आप को रिविज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि आप और अफ़गानिस्तान जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे हम इस मुश्किल से नहीं निकलेंगे। हम एक दूसरे पे ब्लेम ज़रूर लगाते रहेंगे, मगर उनको भी मालूम है कि उनकी हालत भी बहुत पतली है और हमारी भी ख़राब है। मसलन हम लोग पिछले दिनों गए थे तो यकीन करें कि अशरफ गनी के आंखों से आंसू आए। उसने कहा कि एवरेज 200 पीपल आर डाइंग इन अफगानिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये दहशतगर्दी को, इसमें आपको ईरान को भी शामिल करना होगा, आपको अफ़गानिस्तान भी शामिल करना होगा, आपको चीन को भी शामिल करना होगा, और यहाँ पे हमारी फ़ौज, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया, हमारी मीडिया, हम ये इतनी बड़ी जंग बन गई है कि अगर हमने इसको नहीं रोका, जो मुझे जो एक बहुत ख़तरा जो महसूस हो रहा है वो ये है कि इस वक्त शाम में उनको शिकस्त होने जा रही है, क्योंकि ये टेररिस्ट हैं, इनको टेररिज्म करनी है एनीवेयर जहाँ उनको जगह मिले। मुझे लगता है कि इनको शाम में जब भी शिकस्त होगी तो इनके लिए कोई स्पेस जहाँ वो आज़ादाना काम कर सकते हैं, वो या हमारे बॉर्डर्स होंगे या अफगानिस्तान के बॉर्डर्स होंगे, ये सारा इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। मैंने ये बात पाकिस्तान उनके लिए फर्टाइल एरिया हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ओवरफ्लो है जो जी ओवरफ्लो ऑलरेडी हमारे इलाकों में है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको हम इतने छोटे छोटे चीज़ों से हल नहीं कर सकते। हम अफ़गानिस्तान गए थे, अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट से मिले, अब्दुल्ला से मिले, करज़ई से मिले, हमने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। कुछ बातें उनकी सच होती हैं, कुछ हमारी सच होती हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वो मिसट्रस्ट जो मौजूद है उसको हमें हर हालत में ख़त्म करना पड़ेगा। अगर ये जारी रहा तो ये मुसीबत से हम नहीं निकलेंगे। हमारी हुकूमत को भी, हमें भी, हमारी पार्लियामेंट को भी अब असर्ट करना चाहिए, और अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट और हुकूमत को भी अपने आप को असर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े मुश्किल में फंस रहे हैं और ये मुश्किल कम नहीं होने जा रही है, ये बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर भी बढ़ती जाएगी, बाहर से भी आने वाली है। तो मेरी अप्रोच होगी तो तब जाके हम इससे दहशतगर्दी के जो नासूर है इसको शिकस्त दे पाएंगे। ठीक, ठीक है जनरल साहब, अस्करी महाज पर तो दहशतगर्दी के खिलाफ काफ़ी वाज़े कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब इसकी बड़ी वाज़े मिसाल है, लेकिन नज़रियाती जो एक जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, उसमें कोई खातिर हाँ कामयाबियाँ हासिल नहीं हो सकी। नेशनल एक्शन प्लान के जिस तरह आपने पहले भी हमने बात की, रुबीना खालिद साहब ने भी नैरेटिव की बात की कि जो नज़रियाती जंग है वो हम नहीं जीत पा रहे। जब तक ये नज़रियाती जंग नहीं जीती जाएगी तो ये जंग हम दहशतगर्दी के खिलाफ ओवरऑल हम नहीं जीत सकते। तो रुकावट है कहाँ? रुकावट हमारे अपने जहनों में है, रुकावट जो बनी हुई है, क्योंकि हम अपने जहनों का जो कन्फ्यूजन है या जहाँ पे कंट्रडिक्शंस हैं उनको हम रिजॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। अभी दोनों ने जो बात की, बंजो साहब ने भी और मेरी छोटी बहन रुबीना ने भी बिल्कुल सही बात की, उन्होंने बड़े दर्द की बात की दोनों ने, और मैं 100% इनसे एग्री करता हूँ। देखिए, रियासत का काम था कि जब हमने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया कि अब हमारे लिए ये बका की जंग है, और इस बका की जंग में फ़ौज का हिस्सा जो मैं समझता हूँ या फ़ौज पाकिस्तान का हिस्सा है, दूसरों का हिस्सा 6-7% से ज़्यादा नहीं है, बाकी काम रियासत के दूसरे इदारों ने मिल के सब ने करना था। जब हम बयानी की बात करते हैं, देखिए निज़ाम तालीम पाकिस्तान में इस वक्त कितने राइज हैं,
अगर हम बात कर रहे थे मदरसों की, देखिए अगले दिन जो ये लड़की पकड़ी गई सियालकोट से, मेडिकल की तालिबाती सिंध से उठ के आई थी यहाँ पे, नौरीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो आपने ये देखा कि हम तो अभी अच्छे बड़े जो पढ़े लिखे जो रोशन ख्याल जिनको हम समझते हैं वो भी इस तरफ माइल हो रहे हैं। तो लम्हा फिक्रिया बहुत, मैं समझता हूँ कि इससे हम बहुत आगे निकल आए हैं। अब हमारे लिए और चारा कोई नहीं है। अगर हम कहना हमारे पास ऑप्शन है ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हमने इस जंग को रिविजिट करके अपने जो भी हमारे अभी तक जो भी हमने किया, अच्छा किया, बुरा किया, गलतियाँ की, सब ने की, इन सब को मिलकर हमें एक तो तस्लीम, गलती जब तक हम तस्लीम नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा इशू ये है कि हम आके अपने अपने जो मुख्तलिफ लाइन्स हैं उस पर आके अड़ जाते हैं। आपकी इस तरह भी रुबीना भी कह रही थी और बदनीर साहब भी कह रहे थे, इन सब से आगे निकलने के लिए लीडरशिप ने अपना रोल अदा करना है। अगर आपसे मैं आज पूछूं ये कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है इस वक्त, चाहे वो रद्दुल फसाद है चाहे कोई है, इस सारी जंग की क़यादत कौन कर रहा है, कौन इस सब को डायरेक्ट कर रहा है, कौन इसको मंथली या बाई मंथली के हिसाब से रिव्यू कर रहे हैं कि हम क्या गलतियां कर चुके हैं अभी तक 2 महीने में, क्या ठीक किया है हमने भी, इसको रिव्यू करें फिर आगे चलें आप। तो वो हमारे पास प्रोसेस ही नहीं, हम इसको लेके आ रहे। जो इदारा जाती जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी, हम उसको अपनाने से गुरेजा हैं, कोई ना कोई वजूहत हैं हमारी। और ये सारा एक आम आदमी का काम नहीं है, ये सारा ये फ़ौज का काम नहीं है, ये सारा मैं कहूँ सेनेट का काम नहीं है, ये सारे जो हमारे इदारे हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल फौज अस्करी महाज पर तो लड़ सकती है, लेकिन जो नजरियात की जंग है उसके लिए आपको स्टेट लेवल पे हुकूमत को फ्रंट से लीड करना। जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए हमारी सियासी जमातें जो जमहूरियत के अलमबरदार भी हैं, जमहूरियत के लिए उन्होंने जद्दोजहद भी की है, और इस वक्त जमहूरियत हमारे मुल्क में राइज भी है, अच्छी है बुरी है, वो बहस नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे सियासी जमातों का भी रोल था कि अवाम को पूरे को मोबिलाइज करके अपने साथ लेके चलते, और जिस बयाने की आप बात कर रहे हैं ये उलमा का काम नहीं है। आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह तो दिया ये, लेकिन ये आउटसोर्सिंग की भी बात से भी मैं समझता हूँ कि ये एक अप्रोच ही सही नहीं है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का खुद जाती काम है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उलमा का काम नहीं, ये सियासी जमातों का काम है मुतबादिल बयानियां देना, अवाम तक पहुंचाना। मैं ये कह सियासी कुछ कहना चाहूँ, ठीक जी, मुझे मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि सियासी जमातों का सियासी जमातों के तौर पे बहुत बड़ा रोल है, उनको भी लोगों को। अब देखिए पीस पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है हमारे मुल्क की, उनका भी काम मोबिलाइज करना। मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है, उसका काम मोबिलाइज करना। अभी जिस तरह भी बैठे हुए हैं हासिल साहब, यानी कि सियासी जमातें जो आजकल मूवमेंट चला रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर इस्तीफे के लिए अवाम को मोबिलाइज कर रही हैं, तो काउंटर नैरेटिव देने के लिए भी सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, जहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मीर हासिल बजिंजो साहब, बात की जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल की और सिक्योरिटी सूरत हाल की, तो अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर है। हुकूमत नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के दिफा के लिए अदालतों में है और बैरूनी दबाव भी बढ़ रहा है। मामला भारत का हो, ईरान का हो या अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात का, दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल जो है कितनी मुश्किल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं इस बात पे तो एग्री नहीं करता कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए कोई मूवमेंट चल रही है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुका है। हर कोई अपने इलेक्शन कैंडिडेट ढूंढ रहा है, इलेक्शन कैंपेन कर रहा है। उसमें मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, PTI भी कर रही है और तहरीक इंसाफ भी कर रही है। ज़ाहिर जो दोनों क्या हैं, स्टेक होल्डर हैं मरकज़ी गवर्नमेंट के, तो ज़ाहिर है कि उनका हथ यकीनन मुस्लिम लीग ही होगा जो हुकूमत में है। तो तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे के लिए वो तहरीक चला रहे हैं। आज भी वो जलसा कर रहे हैं सरगोदा में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी नारे को लेके अपनी तहरीक चला रही है। इन दोनों में से कोई तहरीक नहीं चला रहा है, दोनों इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। अब इलेक्शन के टाइम आना शुरू हो गया है। अब क्योंकि हमारे आपको इतनी बड़ी पार्टियां हैं, इनको अपने आप को समेटते समेटते 6-8 महीने लग जाएंगे। 6-8 महीने में बाद इलेक्शन है। दूसरी देखिए, ये जो बाहर की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इस पर मुझे कम से कम इस पर ज़्यादा तशवीश है कि अफ़गानिस्तान और ख़ासकर ईरान के इस स्टेटमेंट का, क्योंकि ईरान हमारा बहुत ही बड़ा हमसाया है और आधी बॉर्डर हमारी अफ़गानिस्तान से है, तो अब आधी बॉर्डर हमारा किससे, ईरान से है। तो मैं समझता हूँ कि ये अलार्मिंग है। हम
अगर कोई गलती कर गए, क्योंकि वो मैं नहीं समझता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है। हमारी तरफ से कोई जाके उधर हमला करता है तो यकीनन उनकी नाराज़गी एक हद तक जायज़ होती है, मगर मैं समझता हूँ कि हमें अपना थोड़ा सा, क्योंकि हम ज़्यादा ज़िम्मेदार मुल्क है, हम ज़्यादा बड़े मुल्क हैं, हम एटमी मुल्क है, हमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अगर ईरान से कोई तुरंत तेज़ बातें आती हैं तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनको आज़म करे। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ हमें हर हाल में अपने ताल्लुकात बनाने होंगे और आपको ये पूरा नैरेटिव चेंज करना होगा, क्योंकि हमारे दो ही सरहदें हैं, या तो अफ़गानिस्तान से मिलती है या किससे, इंडिया से या ईरान से। हमारा ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें रिविज़िट करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में हम गए हैं, वहाँ भी एक पॉजिटिव सोच मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून हो, वो भी चाहते हैं किसी तरह अफ़गानिस्तान का मसला हो। अफ़गानिस्तान भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो। मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है रुबीना साहिबा, जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो अंदरूनी जो हमारे दाखिली मामलात हैं उन पर कितना ज़्यादा असरअंदाज होते हैं? बात की जाए अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हैं, भारत के साथ तो तनाव जारी है काफ़ी अरसे से। इसके अलावा ईरान के साथ भी ताल्लुकात हमने देखा, उसमें भी एक कशीदगी नज़र आई ईरानी आर्मी चीफ के बयान के बाद की जो सूरत हाल है। और जो अंदरूनी जो सूरत हाल की बात की जाए, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही वज़ीर-ए-आज़म को हटाए जाने के लिए अपनी अपनी मूवमेंट चला रही हैं, तो किस तरह से जो है एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं वो हमारे इंटरनल जो हमारी सूरत हाल है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में ख़ुद अपनी हुकूमत हटाने की उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो एक शहादत, सियासी शहादत जो है पार्टी के लिए शायद लेना चाहते हैं। जो उनके इक़दामात हैं उन सब से ये पता चलता है कि वो ख़ुद सीरियस नहीं है इस पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है किसी भी वज़ीर-ए-आज़म की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म अपनी पार्लियामेंट को वो वेट नहीं देता, वो उसको वो इज्जत नहीं देता, तो नेचुरली जब पार्लियामेंट कमज़ोर होगी तो उसका वज़ीर-ए-आज़म भी कमज़ोर होगा। आज तो इस वजह से आप वज़ीर-ए-आला को लेके चीन गए हुए हैं, बड़ा एक अच्छा यकजहती का पैगाम दिया उन्होंने, वो बड़ा अच्छे, हम उसको बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। काश ये पहले सोच लेते, जब अकेले वो सिर्फ पंजाब के वज़ीर-ए-आला को लेकर जा रहे थे उस वक्त ये इक़दाम कर लेते तो शायद हालात इतनी अबतरी की तरफ ना आते। दूसरी बात आपने की सरहदों की, तो हाँ तशवीश ज़रूर है, क्योंकि हमारी फ़ौज जो है वो एक अंदरूनी जो हमारी इंटरनल वॉर है वो भी लड़ रही है, और फिर हमारी सरहदों पे चले, इंडिया तो हमारा एक नेचुरल जो है वो एनिमी है और शुरू से रहा है, लेकिन जो हमारे दोस्त बरादर हैं ममालिक, मुस्लिम बरादर ममालिक, उनके साथ जो हालात कशीदा होना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। और इसीलिए हमने बारहा हमारी लीडरशिप ने, स्पेशली बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो अपने 4 मुतालबात दिए थे, उसमें एक वज़ीर ख़ारजा की जो थी तकर्रुर की भी बात थी। देखिए, जिस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ही ना हो उससे आप ख़ारजा पॉलिसी और इन चीज़ों पे क्या सीरियसनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि हमने एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के लिए एक पार्लियामेंट्री वो उसका भी कहा हुआ था कमेटी का, वो भी अभी तक जो है वो बड़ी मुश्किल से मान तो गए हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ किताबों में है। किताबों में चीज़ें जब तक रहेंगी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और दहशतगर्दी की जंग, देखिए कल ही तो मीटिंग हुई है जो स्पीकर साहब ने चेयर की, रुबीना मीटिंग हुई है, उसकी फॉर्मेशन हुई है, कल वो मीटिंग मैंने अटेंड भी की। कब हुई है? दिसंबर, हम कब से कह रहे हैं, नवंबर दिसंबर की डिमांड है ये, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आज हम जो हैं हम हैं ये मई के मतलब दूसरे हफ्ते में हम दाखिल हो गए हैं। इतनी ये जो है चीज़ें जो हैं, ये जब आप इनको लेट करते हैं, ताखीर तो है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो बात ये है कि सारी बातें मिलके, और दहशतगर्दी की जो जंग की बात की थी जनरल साहब ने कि ओनरशिप कहाँ है, अगर जब ओनरशिप नहीं लेगी मुंतखब हुकूमत, देखिए स्वाद का ऑपरेशन भी हुआ हमारे दौरे हुकूमत में हुआ, हमने फुल ओनरशिप ली, हुकूमत को ओनरशिप लेना होगी, ये आपका नुक्ता नज़र है। जनरल साहब शॉर्टली एंड ब्रीफली बताइएगा कि कीपिंग इन व्यू जो एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस हैं, अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए सारी सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान के लिए? तरजीहात टॉप 3 आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम सब कर चुके हैं, मेरी नज़र में जो खुलासा ये है कि अपने दाखिली सूरत हाल को हमने हर हाल में बेहतर बनाना है, और इसके लिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ इस बात की होती है कि हम हर चीज़ को 2018 के इलेक्शन पे आकर टक्के हुई है। हमारी हुकूमती पार्टी का सारा महवर यही है कि 2018 के इलेक्शन हमने जीतना है,
उसके बाद अल्लाह करे पाकिस्तान ने तो उसके बाद भी चलना है। तो जब पॉलिसी साजी में आपकी सोच 2018 तक लिमिटेड है तो बाकी मामलात के बारे में भी आपकी सोच इसी तरह लिमिटेड रहेगी। हमें ये सोच इससे बाहर निकलना होगा। देखिए, आपके अपने जो एक एडवाइज़र थे जो फॉरेन अफेयर्स पे, वो हटा दिए गए हैं सिक्योरिटी ब्रीच के सिलसिले में। अब जब आपके दफ्तर खारजे की ये सूरत हाल है और जब आप समझते हैं कि पॉलिसी साजी आपकी होनी चाहिए, मुझे अभी तक अगर आप समझे पूछना चाहूँगा, मैं किसी से मैं पूछूँ या मैं ख़ुद आपको बताना चाहूँ, मुझे अभी तक वाज़ेह नहीं है कि मेरे मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। हम क्या समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा मुहर्रिक कौन है यहाँ पे, और उसके क्या इंटरेस्ट हैं और किन के ज़रिए किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है। जब इस महवर, इस नेक्सस को हम समझ के, हम जो उसकी मेन उसका मूवर एंड शेकर है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से हो रहा है सारा कुछ, हम उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं। हम उनको आंखें डाल के ये बताने को तैयार नहीं है कि आप चाहे अफ़गानिस्तान में बैठ के कर रहे हों या आपने अफ़गानिस्तान की ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की हो। देखिए, हमने ईरान के बारे में, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ईरान, पाकिस्तान तो बात करने के लिए तैयार है, भारत आमादा नहीं है। देखिए, बात तब होगी जब आप बात करने के लिए सही तौर पे तैयार होंगे। जो तरीकाकार हमारे इख्तियार किया है, देखिए अगले दिन एक जिंदाल साहब तशरीफ लाए थे और हमारे फॉरेन ऑफिस को पता ही कोई नहीं था इसको, तो किस किस्म की पॉलिसी हम चला रहे हैं। तो मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर हासिल साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसे जीतने के लिए अस्करी महाज के साथ साथ हमें नज़रियात की जंग भी जीतना होगी ताकि काउंटर नैरेटिव जो है वो दिया जा सके आवाम को। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।